दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का वो सब कुछ सहता है जो उसकी जिंदगी में स्ट्रगल बनकर उसके सामने आता है। मेरा नाम दक्ष प्रजापति है। मैं बिहार का निवासी हूँ और मैंने अपनी जिंदगी की एक ऐसी घड़ी को देखा है जो मेरे लिए स्ट्रगल के साथ साथ बेहद भयानक साबित हुई। तो आइए जानते हैं मेरे साथ हुई इस घटना को और भी करीब से। दोस्तों, उन दिनों बारिश का समय था, जिस वजह से आए 1-2 दिन में तो बारिश होती रहती थी। बारिश की वजह से गांव के साथ साथ शहर के नालों में भी पानी काफी ज्यादा बढ़ जाता था। सड़क के ऊपर तो कचरा कुछ इस कदर फैल जाता था कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। उन दोनों में एक रेस्टोरेंट में काम करता था, लेकिन उस कमाई से घर का खर्चा कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसी बीच मेरी दोस्ती वहां के एक सुमित नाम के लड़के से हुई। वो लड़का वास्तव में बड़ा ही अमीर था। हर दिन रेस्टोरेंट में 2 से 3 हजार रुपए का खर्चा तो वो ऐसे ही कर देता था। उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी और उसके बाद हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन फिर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं मिडिल क्लास की फैमिली से था, तो उन दोनों मुझे किसी और जॉब की जरूरत थी। इसी बीच मेरी मुलाकात सुमित के ड्राइवर से हुई, तो उसने मुझे नाइट डिलीवरी का सुझाव दिया। उसने बताया कि उनके यहाँ एक ट्रक ड्राइवर है जिसे एक खलासी की जरूरत है। काम बस इतना है कि उसके साथ जाना होगा। उसके साथ निकलते वक्त उससे सिर्फ बातचीत करनी है। मुझे भी ये काम कुछ सही लगा, तो मैंने भी इस काम के लिए हामी भर दी। और उसके बाद जब पहली बार मैं उस ड्राइवर से मिला, तो उस ड्राइवर का व्यवहार मुझे काफी अच्छा लगा। उस ड्राइवर ने मुझे मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ भाई सुन, अगर कभी मुसीबत आए और ट्रक को छोड़कर भागना पड़ा तो सड़क पर सीधे ही भागना है। उस आदमी की बात सुनकर मैं भी हंसने लगा और उसके बाद मैं वापस से रेस्टोरेंट में आ गया। रेस्टोरेंट में आकर जब मैंने ये बात ऑनर को बताई तो उसे भी कोई एतराज नहीं था। मुझे लगा कि अब यहीं पर काम करना मेरे लिए सही होगा, तो मैंने दूसरे ही दिन से उस काम पर जाना शुरू कर दिया। पहली रात थी, आसमान में बिजली जोरों से कड़क रही थी। बारिश की वजह से सब कुछ पानी से लदा हुआ था। उस दिन मैं भी ड्राइवर रमेश के साथ डिलीवरी के लिए निकल रहा था। तभी रमेश ने बताया कि डिलीवरी बहुत महंगी हो सकती है। वो पहली बार था जब मैं रमेश के साथ किसी सफर के लिए निकल रहा था। आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी ड्राइवर के साथ खलासी का काम नहीं किया था, इसलिए मन में थोड़ा डर था। लेकिन दूसरे ही मन में ये भी था कि आज मैं पहली बार सफर तो कर रहा हूँ, लेकिन एक नई जॉब की शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए मन में उतावलापन भी बना हुआ था। उस वक्त मैं बड़े आराम के साथ ट्रेन में बैठा हुआ था कि तभी अचानक की बारिश शुरू होने लगी। हम वहीं के एक जाने माने बाजार कटराथल से तो निकल ही गए थे। अभी हमारी गाड़ी सड़क पर चल ही रही थी कि अचानक ही सड़क के सामने से एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। मैंने रमेश जी से कहा, भाई साहब जी, आपने देखा नहीं, किसी काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है। इतना कहते उस रमेश भाई साहब ने कहा, ऐसा तो बहुत बार होता है, हम ड्राइवर लोग किसी बिल्ली के रास्ता काटने से नहीं रुकते हैं। मैंने उस भाई साहब को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं था। फिर कुछ देर के बाद ट्रक हाईवे पर चढ़ गई और हाईवे पर चढ़ते ही ट्रक ने स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया। अभी बारिश इस कदर बढ़ चुकी थी कि धीरे धीरे ट्रक के अंदर लदे हुए माल के अंदर तक पानी जाने लगा, जिस वजह से रमेश भाई साहब टेंशन में लग रहे थे। उन्होंने ट्रक को रोकने की कोई जगह देखी। अभी ट्रक को रोकने के लिए हम कोई जगह देख ही रहे थे कि मेरी नजर सामने की ओर नजर आने वाले कुछ पेड़ों पर पड़ी। तो मैंने देखा कि एक सही जगह थी जहां पर हम हमारी ट्रक को आराम से रोक सकते थे और पेड़ों की छांव के कारण बारिश की संभावना कम हो जाती थी। लेकिन जब मैं और रमेश नीचे उतरे तो उस मूसलाधार बारिश में भी बिल्कुल सही सलामत थे, या फिर यूं कहें कि ट्रक के ऊपर चादर चढ़ी हुई थी। लेकिन इस बात के बारे में हमें पहले मालूम नहीं था, क्योंकि ट्रक लोड होते समय ना ही तो मैंने ट्रक के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था और ना ही रमेश भैया ने गाड़ी की हालत को देखा था। यानी कि उस मूसलाधार बारिश से बचाव करने के लिए सारी सुविधा की गई थी। उसके बाद हम दोनों वापस से अपने ट्रक में आकर बैठ गए और फिर ट्रक को स्टार्ट करके निकलने लगे। तभी रमेश ने कहा, चलो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, तब तक बारिश भी थोड़ी कम हो जाएगी और सामने वाले गड्ढों में पानी भी कम होगा। इतना कहने के बाद हम दोनों उन्हीं पेड़ों के नीचे आराम करने लगे। कुछ देर के बाद जब मूसलाधार बारिश कम होने लगी, तब जाकर हमें वहां से निकलने का मौका मिला। और उसके बाद हमने जैसे ट्रक को स्टार्ट किया तो पता नहीं क्यों, लेकिन अब ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, जैसे कि इंजन में पानी चला गया हो। लेकिन इतनी तो बारिश नहीं हुई थी
मैंने और रमेश भाई साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम दोनों ट्रक को स्टार्ट नहीं कर पाए। एक तो मैं नया था और ऊपर से मैं इस बात से भी अनजान था कि ट्रक स्टार्ट कैसे करते हैं। मैं तो बस इस समय रमेश भाई साहब को देख सकता था कि वो किस तरह ट्रक को ठीक कर रहे हैं। कुछ देर बीत जाने के बाद उन्होंने काफ़ी मशक्कत की, तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद रमेश भैया ने अपने बॉस को फ़ोन लगाया और उन्हें पूरी बात बताई। तो उसने कहा, ट्रक जहाँ पर खड़ी है ट्रक को वहीं रोक दो और आप दोनों किसी तरह वहाँ से निकलकर वापस घर लौट आओ। रमेश भैया अपने बॉस की ये बात सुनकर हैरान रह गए। फिर उनके बॉस ने कहा, तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होता, तुम चाहते क्या हो? फिर हमें एहसास हुआ कि हमारा मालिक हमें डांट लगा रहा है कि हम दोनों मिलकर एक ट्रक स्टार्ट नहीं कर पाए। फिर उसने कुछ कांटेक्ट नंबर भेज दिए जिनसे कांटेक्ट करके हमें वहीं पर रहने वाले कुछ मैकेनिक से समझौता करना था। उसके बाद मैंने वहीं के एक कांटेक्ट नंबर से फ़ोन किया और उस मैकेनिक से पूछने लगे, तो मैकेनिक ने कहा कि ट्रक की हालत थोड़ी गंभीर है, मैकेनिक आधे या पौने घंटे में हमारे पास पहुंच जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर हम दोनों ने सोचा कि कुछ देर उसका इंतज़ार कर लेते हैं, जब तक वो यहाँ पहुंच जाएगा तब तक हम ट्रक में ही बैठे रहते हैं। करीब 15 मिनट बीत जाने के बाद पता नहीं कहाँ से लेकिन एक आदमी आया। उसने हमारे ट्रक के दरवाजे को खटखटाया और फिर जैसे मैंने ट्रक की विंडो से झांकते हुए बाहर देखा तो मैंने पाया कि एक आदमी हमारे ट्रक के बाहर खड़ा होकर कुछ खाने के लिए मांग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, दिखने में वो किसी निर्बल भिखारी की तरह लग रहा था। जैसे उसने मेरी तरफ हाथ दिखाया तो मैं उसे कुछ देने लगा, लेकिन इसी बीच में रमेश भैया ने मुझे रोक लिया और कुछ भी उस भिखारी को देने से साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद रमेश भैया मुझ पर चिल्लाते बोले, अरे भाई जल्दी से विंडो को ऑफ कर दे और तेरा सर बाहर नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद मैंने रमेश भैया की बात मान ली और ट्रक की विंडो को एकदम से बंद कर दिया और चुपचाप अंदर बैठ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों करवाया है। जब मैंने इसके पीछे का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, तुम नए खलासी हो, ऐसे वीरान इलाकों में कोई चोर भी हो सकता है जो हमें लूटने के इरादे से आया हो। मुझे लगा कि रमेश भैया सही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ड्राइविंग करते हुए आज कई साल बीत चुके हैं और उन्हें मुझसे ज़्यादा ही अनुभव होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसी तरह हम दोनों आपस में बातचीत करते हुए ट्रक में बैठे रहे। धीरे धीरे किसी के दरवाजे खटखटाने की वो आवाज़ भी अब हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल चुकी थी। ट्रक अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब हमने मैकेनिक को दोबारा फ़ोन मिलाया तो उसने बताया कि बारिश की वजह से उसके घर के सामने पानी भर गया है और उसे सामान लेने में दिक्कत हो रही है। मैकेनिक की बात को सुनकर हमें उसके ऊपर बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए मैं और रमेश भाई साहब अब बस उसी का इंतज़ार करते रहे। लगातार 1 घंटा बीत गया। उसके बाद भी उस मैकेनिक भाई साहब का कोई ठिकाना नहीं था। अब धीरे धीरे बारिश फिर से अपना विकराल रूप लेने लगी, जिस वजह से उस धुआंधार बारिश में हमें कभी भी कोई भी हानि पहुंचा सकता था, क्योंकि हमारे पास ट्रक में आज वो हथियार भी नहीं थे जो रमेश भैया एनी टाइम अपने साथ रखते थे। उसके बाद जब रमेश भैया ने दोबारा अपने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो इस बार वो ट्रक बहुत ही आराम से स्टार्ट हो गई और ये देखकर हम तो हैरान रह गए। फिर रमेश भैया ने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और ट्रक आगे बढ़ने लगी। सच में ये असमंजस में डालने वाला राज बन गया था, क्योंकि ट्रक अपने आप स्टार्ट कैसे हो सकती थी। तभी हमने देखा कि बारिश इतनी ज़्यादा गहरी हो गई थी कि बारिश के कारण सामने नजर आने वाले छोटे मोटे गड्ढों में भी बहुत जोर का पानी भर गया था। किसी तरह हम नेशनल हाईवे पर पहुंचे, लेकिन जैसे हम किसी नेशनल हाईवे पर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी ट्रक के सामने तो 2 हाथ बार बार कांच के ऊपर खटखटा रहे थे। ये देखकर हम दोनों बहुत ही बुरी तरह डर गए और उसके बाद उस हल्के हल्के बारिश में रमेश भैया ने ट्रक को फिर वहीं पर रोक दिया। अब ट्रक फिर से झटका खाने लगी। ट्रक को इस तरह झटका खाते देख हम समझ चुके थे कि अब आने वाला समय हमारे लिए काल बनकर आने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं और रमेश भैया दोनों डरे हुए चुपचाप से ट्रक के अंदर बैठे रहे। फिर कुछ देर के बाद हमें अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो हमारी ट्रक के बाहर खड़ा होकर कोई बच्चा चिल्ला रहा है। कांच के सामने नजर आने वाले वो हाथ अब वहां से गायब हो चुके थे, लेकिन अब उनके अलावा जो आवाज़ आ रही थी वो सच में बड़ी ज़्यादा डरावनी और खौफनाक लग रही थी। उस आवाज़ को सुनने से ही मेरा पूरा का पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक कांप रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। बेवजह मैंने अपने गले में ये फंदा डाल लिया था
आखिर पैसों के लालच में आकर मैंने इस काम को अंजाम तो दे दिया था, लेकिन अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना था ये तो हमारी समझ से भी बाहर था। फिर हम दोनों बेमतलब ट्रक की विंडो को खोलने लगे और ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही हमने ट्रक की विंडो को खोल दिया तो ट्रक के अंदर सफ़ेद सफ़ेद धुआं आने लगा। तभी रमेश भाई साहब ने कहा, अरे पागल हो क्या, तुमने विंडो क्यों खोल दी? इस पर मैंने भी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं तो ऐसे ही विंडो को खोल दिया था। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ बोल पाता कि अचानक उस धुएं की वजह से हम दोनों का जी घुटने लगा। किसी तरह हमने ट्रक की विंडो को बंद तो कर दिया, लेकिन यह हमारे लिए अब और भी घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि अब उस गहरे धुएं के प्रभाव से मेरी सांस ठीक से नहीं चल रही थी। मैं बड़ी जल्दी से नीचे कूदा और उसके बाद ठीक ऐसा ही रमेश भैया ने किया। वो तुरंत एक ट्रक से नीचे कूद गए और जब हम दोनों ट्रक की छत से नीचे उतरे तो हमने देखा कि ट्रक की छत के ऊपर हमें एक अजीब सा आदमी दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में हथौड़ा था और वो उस हथौड़े को लेकर कील ठोंक रहा था। ये देखकर तो मैं और उस्ताद जी दोनों ही हैरान थे। तभी मैंने ऊपर देखा और उससे कहने लगा, अबे पागल हो गया है, ट्रक के ऊपर इस तरह कील क्यों ठोक रहे हो? तो उसने मेरी तरफ एक बार के लिए देखा, लेकिन फिर से अपने काम में लग गया। वो बड़ा ही अलग टाइप का आदमी था। उसके द्वारा की गई हैरतअंगेज चीजें हम दोनों को काफी विचलित करती, लेकिन फिर हमने सोचा कि इस आदमी से माथापच्ची करने से तो अच्छा है हम दोनों को यहाँ से भागते निकल जाना चाहिए। मैं और रमेश भाई साहब हम दोनों अभी वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि ये सड़क के आगे एक बहुत ही ज्यादा गहरा गड्ढा था और उसके अंदर पानी भरा हुआ था। तभी रमेश भैया ने कहा, एक काम करो, तुम इसके ऊपर से छलांग लगा दो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अभी मैं उस कीचड़ से सने हुए गड्ढे के ऊपर से कूदने ही वाला था कि तभी मेरे पीछे से आवाज आई, बेटा आगे मत जाना, तुम जानते नहीं हो आगे का रास्ता कितना ज़्यादा खराब है। उस समय हम दोनों ने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पर जो सब बातें हो रही हैं वो सब छल है और ये भूत प्रेत हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय मैं उस गड्ढे के ऊपर से कूद गया और उसके बाद दूसरे छोर पर जाकर खड़ा हुआ, लेकिन उसी जगह से कयामत और अंधकार की एक ऐसी रात देखी जो सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी साबित हुई। इस बीच रमेश भैया भी मेरे साथ पहुंच गए। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हमारी ट्रक हाईवे के बगल में खड़ी थी। एक बार हमें ऐसा लगा कि हम किसी धुएं में जा रहे हैं, क्योंकि अचानक हमारी नाक के अंदर अजीब सी गुदगुदी होने लगी। जैसे कि हम ट्रक में बैठे थे उसी तरह हमारा जी घुटने लगा। हालात कुछ इस कदर बिगड़ गए थे कि अब तो हमारे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे और फिर हम दोनों हल्की हल्की बारिश के बीच वहीं पर बेहोश होकर सड़क पर नीचे गिर पड़े। और उसके बाद जब हम दोनों को होश आया तो हमने देखा कि हम उसी सड़क के बगल में थे, लेकिन इस समय तक हमारे आजू बाजू में एक घनघोर जंगल था जो काफी भयानक लग रहा था। और उसी वक्त रमेश भाई साहब ने कहा, यार मैं इस जगह को काफी अच्छे से जानता हूँ, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, पहले भी मैंने यहाँ पर भूत प्रेत के बारे में काफी सुना है। रमेश भैया की महज इतनी बात सुनकर तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने बताया कि इस जगह को खासकर भूत के लिए ही मशहूर किया जाता है। कहते हैं यहाँ पर रात होने के बाद आत्माएं भटकती हैं जो इंसान को निचोड़ कर मार देती हैं। मुझे नहीं पता उनकी बात में कितनी सच्चाई थी, लेकिन उनकी बात से ही डर लगने लगा था और ऊपर से उनके कहने का अंदाज भी बड़ा ही भयानक था। फिर मैंने रमेश भाई साहब से कहा, लेकिन यहाँ से बचकर निकलने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। अभी मैंने इतना ही कहा था कि रमेश भैया ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते से जाने के लिए हमें अपना पूरा जिगरा दिखाना होगा, क्योंकि उस रास्ते में बहुत ज़्यादा डर है। उस रास्ते में हम किसी भी समय भूत प्रेत के चंगुल में फंस सकते हैं। मैं रमेश भैया की बात से एग्री करते हुए बोला, आप चिंता मत करो, मैं हर रास्ते पर चलने को तैयार हूँ। अब बस हमें किसी तरह यहाँ से निकलना था। राहत की बात तो ये थी कि अभी तक हम दोनों ने किसी भी ऐसी भयानक चीज को नहीं देखा था जो हमें दहशत में डाल दे। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ पर अंधेरा हद से ज्यादा गहरा होता है वहाँ काली शक्तियाँ अपनी सीमा को पार कर देती हैं। उस अंधकार में अचानक ही हम दोनों को बीच चौराहे पर किसी अजीब सी चीज के होने का एहसास होने लगा। हमें ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के आजू बाजू में कोई है, लेकिन हम उसको देख पाने में पूरी तरीके से विफल हैं। तभी मैंने रमेश भाई साहब से कहा, भाई साहब आपके पीछे कौन है? मैंने इतना कहा ही था कि वो डर के मारे एकदम से पीछे पलट गए। जब उन्होंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि उनके पीछे दो लाल आंखें चमकती हुई एक हैवान सा खड़ा था, जिसका पूरा बदन आग से झुलसा हुआ था।
डर के मारे हम दोनों बुरी तरह से कांप रहे थे। हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करे तो करे क्या। फिर हमने वहां से सर पर दौड़ लगाई। वहां से भागते हुए हम दोनों एक चौराहे के एकदम पास पहुंच गए। दरअसल रमेश भाई साहब ने बताया था कि नेकोत्र नाम का वही चौराहा यहाँ से निकलने का एक उत्तम स्थान है, यानी कि यहाँ से निकलने का रास्ता उसी चौराहे से जाता है। मगर अब ज़्यादा तेज दौड़ने की वजह से हम दोनों के पैरों में सूजन आ गई थी, इसीलिए हम दोनों जोर से गिर पड़े। और तभी हमारे सामने एक आदमी खड़ा हो गया। उस आदमी को देखते हम जमीन पर घसीटते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगे, लेकिन तभी उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर हाँ तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं खुद पे खुद तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगा। हम दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वहीं वो कोई घिनौना काम करने को ना बोल दे। पहले तो हमें वो शैतान नजर आया था, लेकिन अब ये आदमी, ये बात हमारी समझ से बाहर थी। तभी मैंने कपकपाती हुई आवाज में उस आदमी से कहा, लेकिन आप हो कौन? तो उसने अपना असली रूप धर लिया। तभी मैंने देखा कि ये तो वही शैतान था जिसकी लाल आंखें थी और वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। उसका पूरा जिस्म झुलसा हुआ था। फिर उस आदमी ने कहा, तुम दोनों को मेरे लिए कहीं से मांस का इंतजाम करना होगा, वरना मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा और तुम्हारी लाश चबा जाऊंगा। उस आदमी की ये बात सुनकर हम दोनों तो और भी ज्यादा सहम गए थे। तभी हमें लगा कि शायद वो हमें नहीं मारेगा, लेकिन पूरा का पूरा मामला तो अब उल्टा पड़ गया था। मैं उस शैतान के सामने गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन वो मेरी बात को सुनने के मूड में नहीं था। उसे तो बस मांस चाहिए था। तभी रमेश भैया ने कहा, मैं जानता हूँ हम दोनों को कैसे बाहर निकलना है। ये हमें अपने भ्रम में फंसाकर बस मारना चाहता है। चाहे कुछ भी कर ले, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप मेरे पीछे आओ। रमेश भैया उठने लगे और उन्होंने हिम्मत दिखाई और फिर से पश्चिम दिशा की तरफ नजर आने वाले एक रास्ते पर चल पड़े। अब तक हम इतना ज्यादा भाग चुके थे कि हमारे पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, जब मौत पीछा करती है तो इंसान किसी भी हालत में उसके आगे भागने लगता है। बस ऐसे कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। मैं और रमेश भैया बहुत दूर दूर तक यूं ही भागते रहे और फिर रमेश भैया ने कहा, अब हमें बस 5 मिनट के लिए यहीं पर ठहरना होगा। अब कोई शैतान हमारे पीछा नहीं करेगा, लेकिन अब जो आगे होगा वो सब हमारी सोच से परे होगा। इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव सबसे भयानक और सबसे ज़्यादा मुश्किल पड़ाव होता है। बस अब हम किसी तरह इस पड़ाव से निकल गए तो सीधा हम एक दुर्गा माँ के मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। पीपली गांव का वो मंदिर लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पूजनीय है। लोग उस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा पूजते हैं क्योंकि वहाँ की देवी उनकी कुल देवी है। इसलिए हम किसी भी हालत में उस मंदिर तक पहुँच गए तो फिर कोई हैवानी शक्ति हमें नुकसान नहीं दे सकती। दोस्तों, उसके बाद मैंने रमेश भैया के बताए अनुसार पश्चिम दिशा की तरफ उनके पीछे पीछे कदम पटकने शुरू कर दिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डर और सबसे ज़्यादा दहशत फैलती थी। उसके बाद मैं और रमेश भैया बहुत ही धीरे धीरे आगे चल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अचानक तेज गति से भागना शुरू कर दिया। भारी शरीर होने के कारण मुझसे अब ऐसा नहीं हो रहा था। मैं अपने शरीर के साथ इधर उधर डगमगाता हुआ उनके पीछे पीछे भागने लगा। तभी रमेश भैया के कदम एकदम से थम गए और उन्होंने कहा, आप मेरा हाथ कसकर पकड़ लो। तभी मेरे कान में एक आवाज़ आई, मुझे मांस चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हथौड़े से तुम्हारे शरीर को भीन दूंगा। लेकिन रमेश भैया ने मुझे पीछे मुड़कर देखने से मना कर दिया। अब तक जहां मेरे शरीर को कोई नुकसान नहीं आया था, तो फिर यहाँ से मुझे यही बदलाव देखने को मिले। अचानक ही मेरे शरीर की पीठ पर मुझे किसी चीज़ के धंसने का एहसास हुआ। पहले तो मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन 1-2 सेकंड के बाद अचानक ही मेरी चीख निकलने लगी, क्योंकि दर्द इतना गहरा हो गया था कि मैं जोर जोर से चीख रहा था। रमेश भैया अभी भी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ साथ खींच रहे थे। रमेश भैया ने कहा, बस कुछ कदम और जाना है, उसके बाद हम दोनों इस खतरे से बाहर निकल जाएंगे। तभी मुझे सामने की तरफ एक तेज रोशनी नजर आने लगी। उस रोशनी के प्रभाव से एक समय के लिए तो मेरी भी आंखें बंद हो रही थी। वो बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अभी भी मुझे अपनी पीठ पर 3-4 जगह बहुत जोर का दर्द महसूस हो रहा था। किसी तरह हम उस रोशनी के अंदर प्रवेश कर गए और जब हम उस रोशनी के नीचे पहुंचे तो मेरा पूरा का पूरा शर्ट गीला हो चुका था, क्योंकि मेरे पेट में 3-4 जगह गड्ढे बन गए थे और खून से लहूलुहान होकर मैं अब कराहने लगा था।
और उसी दौरान रमेश भैया का फ़ोन नेटवर्क में आने लगा। अब उन्होंने सही समय पर बॉस को फ़ोन किया और मैकेनिक वगैरह सबको फ़ोन करके सारी बात विस्तार से बताई। मेरी हालत तो लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन एक अच्छी बात तो ये थी कि रमेश भैया के शरीर पर कहीं खरोंच तक नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया और अस्पताल में पहुंचाने के बाद मेरी हालत में सुधार आया और फिर मैं 10 से 15 दिन के बीच रिपेयर हो गया। लेकिन इस भयानक घटना के बाद मैंने कभी भी ट्रक ड्राइविंग के काम को मुड़कर नहीं देखा। फिर मुझे पता चला कि इस सड़क के ऊपर पहले एक मजदूर काम करता था जो हर समय अपने हाथ में एक हथौड़ा रखता था। वो लकड़ी फर्नीचर का काम करता था, लेकिन एक दिन पता नहीं किस मामले में उसकी मौत हो गई। कहते उस दिन के बाद उस नेशनल हाईवे पर वो अपने खौफ से नवाजा जाता है। वहां से गुजरने वाले हर इंसान के मन में उस आदमी के प्रति बहुत ही ज्यादा डर रहता है। कोई भी रात में उस हाईवे से नहीं गुजरता और उस हाईवे की काफी दूरी उस भूत के कब्जे में है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।